मीरा इंदौरी का सलाम। राहत साहब का जाना एक सानहा है। हर वो शख्स उदास है, मायूस है, गमगीन है जिसने उनको पढ़ा है, सुना है, देखा है। सोचिए जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा है, जो उनके घर का हिस्सा हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी, उनका क्या हाल है। जैसे ही राहत कदे की तरफ नज़र जाती है, राहत इंदौरी के आशियाने की तरफ नज़र जाती है, उनके कुनबे की तरफ नज़र जाती है, सतलज राहत दिखाई देने लगते हैं। इन्होंने बड़ा वक्त राहत साहब के साथ गुजारा है, माँ की तरह उनकी खिदमत की है। और जिस वक्त बाप को बेटे की ज़रूरत थी तब सतलज हाजिर थे, आज हमारे साथ भी हैं। इसलिए आज ये मौका हाथ लगा है कि हम जानें कि बिना राहत के सतलज की ज़िंदगी क्या कह रही है, घर क्या कह रहा है, अदब क्या कह रहा है। सतलज इस्तकबाल है आपका। जिस वक्त से आप गुज़र रहे हैं उसको हम समझ सकते हैं और हमारे पास उसका कोई बदल भी नहीं है। लेकिन आपके लिए सिर्फ गम का मुकाम नहीं है, यकीनन फ़ख्र का मुकाम भी है कि आप राहत इंदौरी के साहबजादे हैं, बेटे हैं। बड़ा अरसा आपका रहा है साथ। अब बिना राहत के ज़िंदगी क्या कह रही। देखिए एजाज भाई, मेरे मेरे लिए तो बिना राहत की ज़िंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन है। और जब से वो दूर गए हैं तब से ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि राहत इंदौरी एक आवाज़ का नाम है और आवाज़ें हमेशा रहती हैं। और राहत साहब की शायरी और उनके साथ जो वक्त गुजरा, जो उनकी नसीहतें मुझे याद हैं, वो मुझे लगता है कि कदम कदम पे मेरी रहनुमाई करेंगी। और उनकी हयाती में जिन बातों को मैंने इतनी गंभीरता से नहीं लिया, वो शायद मैं अब ज़्यादा गंभीरता से लूँगा और उनकी कही हुई बातें अब मुझे मुझे रास्ता दिखाएंगी। तो आपका अगर ये आपका ये सवाल है कि उनके बिना कैसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके साथ ही है सब कुछ। और मुझे लगता है कि राह साहब ने जो जिस तरह की ज़िंदगी जी है और जिस तरह का काम किया है, हमारी उम्र ख़त्म हो जाएंगी लेकिन राहत इंदौरी ख़त्म नहीं होंगे। तो मुझे इस बात का फ़ख्र है। और दूसरा ये कि राह साहब का जानशीन, राह साहब की विरासत वही संभाल सकता है जिसमें हौसला हो। राहत साहब की शायरी में भी हौसला था, उनकी ज़िंदगी जीने की स्टाइल में भी हौसला था। आप तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो हौसले से काम लेना है, सदाकत का दामन नहीं छोड़ना है, तो शायद हम राहत साहब के बताए रास्ते पर कुछ कदम चल पाएंगे। राहत साहब से एक वक्त ऐसा आया, चूँकि मैंने राहत साहब पे कलंदर लिखी है, उसमें आपका भी जिक्र है। और एक वक्त ऐसा था जब आप राहत साहब को देख के दूर हो जाते थे, और एक वक्त ऐसा आया जब राहत साहब आपको देख के दूर नहीं होता है। हिदायत भाई, मेरी राहत साहब से दोस्ती बहुत बाद में हुई। मेरी तकरीबन मैं 31-32 साल का हो गया, मेरी शादी हो गई। जब तक मेरी राहत साहब से मुझे डर लगता था, उनके सामने मैं जाने में घबराता था। उसकी वजह ये थी कि उन तक भी मेरी जो खबरें पहुंचती थी वो ऐसी नहीं पहुंचती थी जिससे उनकी छाती चौड़ी हो। उनको मेरे स्कूल की बदमाशियाँ मालूम होती थी, मेरे अफेयर की कुछ खबरें उन तक पहुंच गई थी। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने कभी मोहब्बत करने से मुझे रोका नहीं। लेकिन चूंकि मेरी इतनी ज़्यादा फ़ाइलें उनके पास जमा थीं कि मैं कभी उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और लेकिन जब मुझे ये एहसास हुआ कि राहत साहब अब को किसी की ज़रूरत है, तो मुझे लगा कि मैं अपनी गलतियों को उनका हाथ थाम के सुधार सकता हूँ। तो मैंने छोटी मोटी कोशिश की। लोग मुझे कहते हैं कि आपने अपने वालिद की बहुत खिदमत की, तो वो तो सभी बच्चों का फ़र्ज़ है, सबको करना चाहिए। मैं कर रहा था तो इसको अंडरलाइन ना करें तो भी चलेगा। मुझे तो बस ये कहना है कि सभी को अपने वालिद का भरपूर, वालिदैन का, पूरे अपने बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आपने कहा कि कई फ़ाइलें, हम आगे बढ़ें उससे पहले एक सवाल दिमाग में आ गया। आपने कहा कि कई फ़ाइलें जो हैं आपकी, जो है राहत साहब के पास करीब, जैसा अपनी बात हो रही थी 7 एक साल आप राहत साहब के साथ रहे हैं, जी। तो राहत साहब की भी कई फ़ाइलें आपके पास आई होंगी इन 7 सालों में। नहीं, राज साहब के फाइलें बंद हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने दौर में शराब से भी कभी परहेज़ नहीं किया था एजाज भाई। लेकिन जब जब से मैं साथ में हुआ तो वो गोली दवाई पे और टाइम पे खाना खाने पे पहुंच गए थे। लोग उनको ऑफ़र करते थे इस तरह की चीज़ें, तो वो कहा करते थे कि मैंने अपना कोटा पूरा कर लिया है और अब मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। तो उनकी तौबा भी बहुत काबिल एतबार थी हिदायत भाई, कि उन्होंने जब एक बार तौबा की तो फिर उसको कभी छुआ मतलब हम ये मान लें कि सतलज राहत नहीं भी होता तो तौबा हो चुकी थी। जी, तौबा हो चुकी थी। और
और सतलज राहत की वजह से राहत साहब मुशायरे में वापस जा पाए। अगर सतलज राहत ना होता तो राहत साहब घर पे रहते और वो तौबा कायम रहती और घर वालों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते। लेकिन चूंकि सफ़र का एक साथी उन्हें मिल गया था, तो वो सफ़र पे उनका मुशायरा उनकी ज़िंदगी भी थी, उनके मुशायरे बड़े बिल्कुल बिल्कुल। पसंद करते थे। हम वापस पीछे की तरफ आते हैं। तुम जब बड़े हो रहे थे और धीरे धीरे समझने लगे थे, तो एक राहत साहब, ऐसे राहत साहब से तुम्हारा मुकाबला हुआ होगा, ऐसे राहत साहब से तुम्हारी मुलाकात हुई होगी जिनके पास घर के लिए कोई वक्त नहीं था, अम्मी के लिए भी कोई वक्त नहीं था, एक अलग दुनिया थी। कई आपको पता है मैं तुम्हें किस तरफ बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे मसले थे। उस वक्त राहत साहब को लेके किस किस तरह की तस्वीर बन रही थी? देखिए, राहत साहब का ग्लैमर, राहत साहब की शोहरत, राहत साहब की का रुतबा, वो घर के बाहर ही था एजाज भाई। हमारा घर एक बहुत ज़्यादा एक मिडिल क्लास फैमिली के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाला है, और जो घर वाले हैं उनको बहुत कम चीज़ें बाहर की उन तक पहुंचती हैं। राहत साहब को लेके जितनी बातें होती थी वो बातें इंदौर तक पहुंच जाती थी, लेकिन घर के अंदर तक नहीं पहुंच पाती थी। उसकी वजह ये थी कि हम ही लोग थे जो पहुंचा सकते थे, और हमने हमेशा ये कोशिश की कि इस तरह की बातें जो खलिश पैदा करें या घर वालों को दिल दुखे, वैसी बातें ना की जाए। तो राहत मतलब साहब, राहत साहब का जो खत था, राहत साहब की जो शायरी थी, उसके मुकाबले बाकी सब बातों की कोई वैल्यू बची नहीं थी। जाहिर सी बात है, आपका नाम बड़ा है तो बहुत सी बातें आपको लेके होंगी, तो हर बात को रिएक्ट करना या हर बात पे जवाब देना, वो कभी भी इस बात को करते नहीं थे ऐसा वो कि उसके बाद जब राहत साहब के साथ तुमने घूमना शुरू किया, उससे पहले तक राहत साहब को तुमने देखा था, जब गए मुशायरों में देखा, करीब से लोगों को उनके करीब आते देखा, उनकी शायरी पे ताली बजा, तो किस तरह का फील आता था कि बतौर बेटे कि जो उनका ग्लैमर था और आप तो बिल्कुल उसके गवाह रहते थे हर वक्त? हिदायत भाई, राहत साहब के साथ जब मैंने सफ़र शुरू किया उससे पहले मैं खुद भी अपने तौर पर स्ट्रगल कर रहा था। मैं अमरावती या मरहानपुर जैसे छोटे छोटे शहरों में मुशायरे पढ़ने जाता था, तो सरकारी बसों से मुझे जाना होता था और वहाँ पे 1-2 हज़ार रुपये का पेमेंट होता था, और राहत साहब उसके खिलाफ भी थे कि भाई मुशायरा मत पढ़ो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, जॉब पे ध्यान दो। लेकिन शायरी जब एक बार इंसान के अंदर गर्दिश करती है तो फिर वो किसी की सुनता नहीं है। राहत साहब ने भी उनकी वालदा की नहीं सुनी थी। बहरहाल जब 2013 में मैं राहत साहब के साथ ज्वाइन किया मैंने, तो एकदम से मेरा सरकारी बस से मैं प्लेन में पहुंच गया। जिस तरह का राहत साहब को लोग जिस तरह की खिदमत करते थे उसका हिस्सा मैं भी बन जाता था। राहत साहब के लिए हवाई जहाज़ के टिकट आते तो मेरे लिए भी आते थे। उनके जो 5 स्टार होटल में उनको ठहराते हैं उस होटल में मैं भी ठहरता था। तो मुझे एकदम से एक सेलिब्रिटी की तरह लोग ट्रीट करने लगे, और मुझे समझ में आया कि मैं अगर सिर्फ शायर होता तो ये मेरे सब कुछ मेरे हिस्से नहीं आना था। सिर्फ और सिर्फ राहत साहब की खिदमत की वजह से मुझे लोगों ने बहुत बहुत मोहब्बत की। और क्योंकि राहत साहब से लोग इतनी मोहब्बत करते थे भाई, और वो जब देखते थे कि उनका बेटा उनकी खिदमत कर रहा है, चाहे मैं बहुत छोटी मोटी कर रहा हूँ, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, एक हमारे वो बात बिल्कुल जी ठीक है अफजल। राहत साहब को जो ग्लैमर मिला, जिसका हिस्से राहत साहब के ग्लैमर का हिस्सा आप भी हो गए थे, जी। दिमाग सड़ा कुछ? नहीं, उनके साथ थे तो ज़मीन पे थे, क्योंकि अभी मैं आखिरी में हम ग्वालियर गए थे। ग्वालियर स्टेशन पे ये आलम था कि पूरा प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट्स भर गए थे जीवाजी यूनिवर्सिटी के, और वो सब बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, शेर पढ़ रहे हैं और राज साहब के साथ सेल्फी खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मैं अपना बैग लेके साथ चल रहा हूँ, उनका हाथ पकड़ के संभाल रहा हूँ, तो वो सेलिब्रिटी ना होते हुए एक बेटा ही बन के मैं 8 साल मैंने गुजारे इधर भाई। वो अब राहत साहब पे इसके बाद अपन राहत साहब पे बात करेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल और आपके ताल्लुक से है। अब राहत साहब नहीं है, जी मुशायरे का डायस है, आपके अंदर भी एक शायर मौजूद है। जी। अब कितनी चुनौती है? मुझे लगता है चुनौतियाँ अब ख़त्म हो गई हैं एजाज भाई। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी राहत साहब के सामने मुशायरा पढ़ना, क्योंकि वो उन्होंने कभी भी मेरे शेरों को दाद नहीं दी। आज तक अगर आप देखेंगे 5 से 6 मुशायरे मैंने पढ़े हैं उनके साथ, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे मेरी शायरी को अप्रिशिएट नहीं किया। उसकी वजह ये थी, शायद वो मुझे और बेहतर करना चाहते थे। मुझसे एक बार उन्होंने कहा था, मैं आपकी बात काट जी रहा हूँ, कि अगर वो अच्छा कहने लग जाए तो समझ लेना कि मैंने उसको पढ़ना या देखना शुरू कर जी दिया। जी 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 जी। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश जो उनके साथ चले गई। मैंने लॉकडाउन के ज़माने में बहुत कोशिश की थी कि मैं अपनी एक किताब पब्लिश कराऊँ और वो उनको सरप्राइज़ के तौर पे दूँ, और मैंने तकरीबन बहुत सी गज़लें इंतखाब की थी, और वो मुकम्मल काम होने वाला था। शायद अगर उनका इंतकाल ना होता तो मैं अभी तक वो किताब ले आता। लेकिन अफ़सोस की बात है कि वो किताब आ नहीं पाई, और मैं अपनी वो शायरी उनको नहीं दिखा पाया जो मैं उनको दिखाना चाहता था।
जो शेर उन तक पहुँचे थे वो मेरी बदनामियों को साथ में लेके पहुँचे थे। जो पॉलिटिकल सटायर थे या उस तरह का माहौल जो मुशायरे में था, उस तरह के शेर मेरे थे, जो राज साहब को मुतासिर नहीं हम्म। करता। राज साहब ने कहा था कि दिल खोल कर खर्च करो, मैं कमाने के लिए काफ़ी हूँ। जी। अब वो इतना कमा के चले गए एजाज भाई कि वाकई में अगर ज़िंदगी भर दिल खोल के खर्च करूँ तो भी राज साहब ने इतना कुछ कर दिया है कि मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। राहत साहब को हम देखते हैं तो राहत साहब एक ऐसा शायर नज़र आते हैं जो छाती खोल कर जी। शायरी करते जी। हैं, जिनमें दबंगता है, डेयरिंग है और बोलने में वो कुछ समझौता नहीं करते हैं। कई बार उन पर इस तरह के अटैक भी हुए, तरह तरह से ट्रोल किया गया। बतौर बेटे डर लगा कभी? नहीं एजाज भाई, राज साहब जिस वक्त हयात थे उस वक्त डर था। मुझे लगता था कि कहीं कोई मैं बदतमीज़ी उसी ना उसी कर दे। वक्त की बात कर रहा हूँ। या मुझे बिल्कुल डर लगता था बदतमीज़ी ना कर दे या कोई कुछ किसी तरह का कुछ मामला ना हो जाए। मुझे काफ़ी इस बात का ख्याल रहता कि यार कोई और एक बात और है कि एजाज भाई, हंगामा करने वाले सैकड़ों की तादाद में होते हैं और मैं राज साहब के साथ अकेला था पूरी दुनिया में। तो अगर कुछ ऐसे हालात पैदा होते तो मुझे ही आगे आना पड़ता, तो इसका मुझे बहुत डर था। और बहुत से शहरों में मुझे ऐसा डर लगता था, लेकिन राज साहब के इंतकाल के बाद सारा डर ख़त्म हो गया और ये समझ में आया कि राज साहब ऐसा इसलिए बोल पाते थे कि उनको सिर्फ अल्लाह का डर था, उनको सिर्फ उस ईश्वर का, उस परमात्मा का डर था जिसने बनाया है। उसके अलावा वो किसी को खातिर में नहीं लाते थे। वो झूठ के खिलाफ थे, वो गलत लोगों के खिलाफ थे, बुराइयों के खिलाफ थे। और जब वो झूठ और बुराई के खिलाफ स्टेज पर अपनी बात कहते थे तो लोगों को लगता था वो किसी पॉलिटिकल आदमी के खिलाफ कह रहे हैं, हालांकि वो बात एक सिस्टम के खिलाफ, बातिल के खिलाफ थी, एक सिस्टम के खिलाफ। जी। तो वो ये बात है एजाज भाई। मैं तो उनके जाने के बाद मुझ में वो हौसला पैदा हुआ, मुझ में वो हिम्मत आई, मेरी मायूसी ख़त्म हुई। मुझे ऐसा लगता है कि राज साहब की विरासत का अगर मैं 1% का भी हकदार हूँ तो मुझे सच्चाई की राह नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा सच के लिए लड़ते रहना चाहिए, तो ही शायद मैं उसको जस्टिफाई कर राहत पाऊँगा। साहब के साथ मुनव्वर राना हैं, वसीम बरेलवी हैं और अनवर जलालपुरी कहते थे कि इन तीनों से ही ये मुशायरा है। और जी। आपने हमने सबको साथ देखा है। एक पिलर अब नहीं है, जी। 2 पिलर अब हैं, जी। वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। जी। अब तुमने जितने भी 7 साल इतने सारे मुशायरे देखे हैं, सुने हैं, क्या लग रहा है अब कहाँ बिना राहत इंदौरी के मुशायरा क्या लग रहा है? देखिए मुशायरे, मुनव्वर साहब, वसीम साहब की तो राहत साहब जितनी इज्जत करते थे मुझे नहीं लगता किसी और शायर की करते हों, वो वसीम सर कहते थे उनको। और मुनव्वर साहब से उनकी ऐसी दोस्ती थी जैसी दोस्ती मैंने नहीं देखी एजाज भाई। ये दोनों लोग हमारी अब विरासत हैं। अगर हम लोगों ने इन लोगों को संभाल लिया तो बहुत अच्छी बात होगी। और वसीम साहब और मुनव्वर साहब को अल्लाह खूब 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 उम्रें दें, उनकी उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। वो हमारे मुशायरे का अब आखिरी एक वक़ार बचे हुए हैं हिदायत भाई, जिनको हमें संभालना, जिनको हमें महफूज करना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों के बाद अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा नाम है जो लेकिन हम उम्मीद करें कि कोई नाम आए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राहत साहब के साथ आप थे, अब राहत साहब के बगैर आप हैं। तो जब राहत साहब का इंतकाल हुआ और जिस तरह का पूरे हिंदुस्तान में शोर हुआ, जिस तरह से उन्हें याद किया गया, क्या जीते जी आप उनको इतना बड़ा शायर मानते थे? मैं मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि वो शायर थे, पेंटर थे, प्रोफेसर थे या क्या थे। मैं उनको अपना वालिद के तौर पे जानता था और मैं उनको अपने वालिद के तौर पे ही केयर कर रहा था। लेकिन जब मैंने उनके साथ सफ़र किया है तो मुझे समझ में आया कि यार ये एक मैं किसी लीजेंड के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो मैंने कोशिश ये की उसके बाद से कि कोई भी लम्हा मैंने राहत साहब के साथ मिस नहीं किया। मैंने कोशिश की कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फ़ोटोग्राफ्स हों। मैंने कोशिश की कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर पाऊँ। मैंने कोशिश की कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका तजुर्बा है उससे मैं कुछ फ़ायदा उठा पाऊँ। तो मेरी यही कोशिश है हिदायत भाई। और शायर तो वो बड़े थे ही, क्योंकि जिस वक्त मैं 4th 5th में था उस वक्त उनकी फ़िल्मों में गाने आ चुके थे। मुशायरे जब हम सुनने जाते थे छोटी उम्रों में तो सबसे आखिरी में उनका नंबर आता था। अगर कोई शायर उनके बाद पढ़ने वाला तो उसके लिए लोग बचते नहीं थे। तो वो बहुत बड़े शायर हैं तो मुझे बचपन से मालूम था। लेकिन वो बहुत बड़े इंसान हैं, ये मुझे उनके साथ सफ़र करने पर मालूम पड़ा। लोगों ने जब बताया कि उनके किस्से, उनकी बातें, तो मुझे समझ में आया कि एक बड़ा शायर बनने की पहली शर्त एक बड़ा इंसान होना है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप एक अच्छे शायर बन सकते हो। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। राहत साहब का
के इंतकाल के वक्त एक तरफ उनको याद किया जा रहा था, आंसू बहाए जा रहे थे, उनके शेर, उनकी गज़लें, उनकी नज़में गूंज रही थी, और दूसरी तरफ कुछ लोग उनके एक शेर को मुद्दा बना के ट्रोल कर रहे थे। जी। तो क्या राहत साहब को सिर्फ एक शेर के साथ रखा जा सकता है, या राहत साहब को जिस तरह से पेश करने की कोशिश की गई थी, राहत साहब वैसे थे? नहीं, राहत साहब का शेर जो है, सभी का खून हाँ, है जी, शामिल जी, यहाँ जी। की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये एक आवाज़ थी हिदायत भाई उन सब लोगों की जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, और उन लोगों के खिलाफ जो एक संप्रदाय अपना समझता है इस देश को, एक धर्म विशेष समझता है कि हमारा देश है ये, तो उसके खिलाफ थी ये बात। इस शेर को बेवजह गलत तरह से इंटरप्रेट किया गया, और उसको ये इमरजेंसी के ज़माने में कहा गया शेर था, इंदिरा गांधी जी। ने जब इमरजेंसी, उसका उस शेर को आज के वक्त से रिलेट करके उनको ट्रोल किया गया है। तो वो जो ट्रोल कर रहे हैं वो अज्ञानी है, और उन पे ध्यान देना भी नहीं, कभी अफसोस हुआ उस ट्रोल का? अफसोस तो नहीं मुझे। कई कई जगह गुस्सा आया? गुस्सा आया, क्योंकि वजह ये थी हिदायत भाई कि एज ए बेटा मैं 3-4 दिन तक तो किसी अखबार में देख नहीं पाया मैं, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने वालिद को उनके असली घर तक पहुंचाना था। तो उस वजह से, लेकिन जब मुझे लोगों ने बताया कि आज ट्रोलिंग हो रही है, आपके वालिद के खिलाफ लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो उनको पढ़ने से बेहतर मैंने उन लोगों को पढ़ना समझा हिदायत भाई जो राज साहब को मोहब्बत से याद कर रहे थे। तो क्योंकि हमें अच्छाई के साथ रहना है, और बुराई से दूर रहना है, सच के साथ रहना है, और झूठ के खिलाफ रहना है। तो वो मुझे लगता है कि ऐसे लोग बातों पे ध्यान देना ही अपने आप को नाइंसाफ़ी है एक तरह से। अब वालदा ने एक बड़ा टफ टाइम साथ गुजारा, बहुत अच्छा टाइम भी आप जी। साथ गुजारा, और राहत साहब की कामयाबी में उनका बड़ा हाथ बेशक, है, बेशक, मैंने जी, लिखा जी। भी है लंबा जी, जी, चौड़ा उस जी। पर आपको बताया। अब उनकी क्या फीलिंग्स, अब उनके राहत साहब के बाद अब वो आपसे क्या कह रही हैं? उनकी क्या सीख है? अब राहत साहब नहीं हैं, अब वो हैं। हिदायत भाई राहत साहब के बाद हमारी ज़िंदगी हमारी वालदा हैं। हम लोग उनकी सभी बातों का ख्याल रख रहे हैं और कोशिश करते हैं, और वो भी सेटिस्फाइड है राहत साहब की ज़िंदगी से। राहत साहब ने चाहे पूरी ज़िंदगी सफ़र में गुजार दी, लेकिन जिस वक्त भी वो घर पर रहे वो घर पर ही रहे, और घर के ही रहे। और मेरी वालदा को जिस तरह से उन्होंने मोहब्बत दी और जिस तरह से उन्होंने उनका सपोर्ट किया, वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करता लगता है। मैं भी एक शादीशुदा रिश्ते में हूँ, तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। और वालदा एक बहुत घरेलू औरत है, आपको कई बार आपकी मुलाकात हुई है। हमारे घर के, मैं तो राज साहब के साथ सफ़र कर रहा था, उसके अलावा जो लोग थे हमारे घर के, जो परिवार के लोग हैं, वो मुशायरे की दुनिया से या ट्रोलिंग की दुनिया से या नफ़रत की दुनिया से इतने वाकिफ़ नहीं है राज भाई। वो लोग सिर्फ राज साहब को पापा कहते हैं, चाचा कहते हैं, भाई कहते हैं, और वो लोग उसी हिसाब से जानते हैं कि राज साहब शायरी करते हैं, लेकिन हमारे चाचा हैं, बाबा हैं, ताऊ हैं। तो उन लोगों को बहुत धक्का पहुंचा। मैं तो सारी नफ़रतों को, सारी मोहब्बतों को झेलता हुआ आ ही रहा था उनके साथ सफ़र करने में। लेकिन मेरा भाई बैंकर है, फैसल आप जानते हैं, उसको उसका कोई लेना देना नहीं, उसको ट्रोल किया गया। मेरे परिवार के लोगों को ट्रोल किया गया। हालांकि उनको फिर मैंने समझाया कि इस पर ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है, और आप हिम्मत रखें, लेकिन वो उजागर हुए बहुत से लोग। लेकिन ये शायद ये लोग जानते नहीं हैं, या इन तक ये बात नहीं पहुंची कि राहत इंदौरी साहब की पोती का नाम मीरा है, जी, उनके बेटे का नाम सतलज है, और एक वो सेकुलर पूरा एक घर है। जी। मतलब मैं तो यहाँ तक कहूँगा, शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरे ये बात, कि राहत साहब ने कोई इस्लाम के भी बहुत मजबूती से चीज़ों को जी, फॉलो नहीं किया। नहीं किया। उन्होंने हर जगह अपनी मर्ज़ी के साथ अपना काम किया है। लेकिन जब ट्रोल किया जाता है, जब नफ़रत फैलाई जाती है, तो फिर सिर्फ नाम ही काफ़ी हो जाता जी, है। उनको उनको नफ़रत करने की बड़ी वजह उनका नाम था, उनका मज़हब था। मैं अगर राहत साहब को याद करूँ या दुनिया उनको याद करे, तो वो एक मुस्लिम शायर नहीं थे, वो एक हिंदुस्तानी शायर थे। उन्होंने जितना आड़े हाथों सरकारों को लिया है, उतना आड़े हाथों इस्लामिक स्कॉलरों को भी लिया है, मौलानाओं को लिया है, बिल्कुल, मुल्लाओं को बिल्कुल, लिया है, बिल्कुल। और कुछ हद तक वो भी उनसे नाराज़ रहे हयाती में। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि राहत साहब को कुछ लोगों ने बेवकूफ़ाना हरकत की है, लेकिन जिस तरह से उनको याद किया गया है, उनको खिराज अक़ीदत पेश की गई है, जितनी हम लोगों की उम्र है, किसी शायर को ये मैसर नहीं हुआ जी, है। जी, जी। आपसे बात की, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि राहत साहब जहाँ पर इस पूरे कारवां को छोड़ के गए हैं, उससे आप इसको आगे लेके जाएंगे, और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम लोग राहत साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।